प्यारे बच्चों नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, आज अपन देखते हैं इल्तुतमिश। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो अपने देखा था थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में था, इस फॉर्मेट में भी आप ले सकते हो। काल लिख दिया, 12 से 10 सूबेदार तराइन की दी थी, उनके बाद गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। संस्थापक तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता भारत में। भारत में तुर्की साम्राज्य संस्थापक। शासक दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था। सुल्तान की उपाधि नहीं थी। उपाधियां क्या कहती, सिंहासन में बैठते उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, केवल मलिक और सिपह सलार की उपाधि उसे धारण करी। कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ रहे हैं ना। मीनार सुराज ने उसे लाख बख्शा, लाखों में दान देने वाला, खुतबा व सिक्के, न तो अपना खुतबा पढ़ाया, न अपना के सिक्के चलाए। दास्ता से मुक्ति उसको कब मिली थी? 1208 में मिली थी, बहुत बॉन्ड डेट है। राजधानी लाहौर तक ही शासन, लाहौर से ही शासन करता रहा, ठीक है ना। फिर उसके दो जो साहित्यकार थे, दरबारी साहित्यकार, हसन निजामी और फकरे मुदब्बिर। वास्तुकला ख्वाजा मोइनुद्दीन अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खान के नाम पे कुतुब मीनार की नींव डाली। मृत्यु हुई 1210 के अंदर चौकान खेलते समय। और उत्तराधिकारी जो था, उत्तराधिकारी अपने पुत्र आराम शाह को बनाया था, लेकिन आराम करता था नाम के अनुरूप। इल्तुतमिश ने अपदस्थ करके हटा के इल्तुतमिश ने और खुद शासक बना। इल्तुतमिश ध्यान देने वाली बात क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य के विस्तार से ज्यादा उसे कंसोलिडेशन में ध्यान दिया, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से ज्यादा ध्यान दिया, साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण पर टिप्पणी करो, तो कैसे कैसे आ जाएगा भाई। राजधानी लाहौर ही रखी, नए प्रांत नहीं जीते, ठीक है ना। दूसरा, अपने नाम के खुतबे और सिक्के नहीं चलाए क्योंकि उसमें प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा लगती। तीसरा, उपाधि सुल्तान की धारण नहीं करी, जो चल रहा था वैसे ही चलने दिया। ऐसे साहित्यकारों को संरक्षण दिया। भारत में अपने गुरु मतलब अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार खान के नाम पे कुतुब मीनार बनाई, ताकि जो मुस्लिम सैनिक उसके साथ आए थे, मुस्लिम जनता आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, मतलब मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, सेना में जो मुस्लिम थे उनकी आस्था जगे शासक के प्रति। ऐसे तो ये कंसोलिडेशन के कार्य थे। तो जितने भी कार्य है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के, ये सारे उसकी कंसोलिडेशन की तरफ ही इशारा करते हैं, सुदृढ़ीकरण के स्टेप्स की तरफ। समझ गए? तो ये वाला ऐसे फॉर्मेट में देख लो, उससे और अच्छा समझ में आता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं जो आज का अपना टॉपिक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना, लेकिन बनाया नहीं था भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो अपने बेटे को बनाया था, आराम शाह को, ये खुद बना, ठीक है। काल है 1210 से 36, कुतुबुद्दीन ऐबक का था 1206 से 10। गुलाम वंश के शासन देख रहे हैं, GKTSL, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। तो इल्तुतमिश का काल है 1210 से 1236, ठीक है। तुर्क वंश क्या देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का वैसे दामाद था और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था, है ना। इलबारी तुर्क था, लेकिन सभी ये गुलाम थे। इलबारी था, इलबारी तुर्क, मतलब तुर्कों में अलग अलग हुए हैं, ठीक है। जैसे भी अपने तो 4 वर्ण थे कि नहीं थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे ही अपन अरब देशों में देखते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान से तुर्कमेनिस्तान तुर्क थे, जो उज्बेकिस्तान से आएंगे वो उज्बेक थे, जो किर्गिस्तान से निकले वो किर्गिज थे। तो ये ट्राइब्स के पीछे नाम है ये। कजाक, जो कजाकिस्तान से वो कजाक थे, ऐसे। तो जो तुर्की से निकले वो तुर्की थे, ठीक है। तो आपने देखा तो सब गुलाम थे, लेकिन कुतुबुद्दीन कुतुबुशाही, इल्तुतमिश, अपने इलबारी तुर्क, बलबन, अलग वंश, ऐसे। फिर सूबेदार, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय में बदायूं का सूबेदार था। बदायूं मैप में देखो, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, आज तो वर्तमान में जिला है बदायूं, दोआब क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन की मृत्यु के समय ये कहाँ का सूबेदार था, ठीक है। तो कहाँ का था? अपने सूबेदार मतलब गवर्नर था, कहाँ का? बदायूं का था। और कुतुबुद्दीन ने किसको बनाया था? अपना उत्तराधिकारी आराम शाह को। फिर बदायूं से ये दिल्ली आता है, आराम शाह को हटाता है और फिर दिल्ली का सुल्तान बनता है। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। अब वो कारण क्या है वो अभी अपन देखेंगे। राजधानी लाया, सिक्के चलाया, प्रशासन के लिए अपन देखेंगे तुर्कान ने चहलगानी का गठन किया। ऐसे सारे काम वो किसके हैं? वो सारे काम इल्तुतमिश के, नहीं कारण वो वास्तविक संस्थापक है। डॉक्टर यशपाल प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का था। तो गुलाम वंश का ही तो था ही, इसमें तो कोई ऐसे दो राय नहीं है। इलबारी तुर्क था लेकिन गुलाम वंश का था, है ना। ये है तुर्क वंश, गुलाम वंश का था। ये तो है गुलाम थे किसके? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, इल्तुतमिश भी था। वंशानुगत का, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। वंशानुगत कैसे भाई? इससे पहले भी यही था भाई। इल्तुतमिश ने अच्छी तरह देख लिया था कि जैसे मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को हटा के शासक बनाऊं, सुल्तान बनाऊं, ऐसे हो सकता साला मेरे आने के बाद भी हो, और हुआ भी ऐसा ही। तो इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको वंशानुगत बना दिया, हेरिडेटरी,
कि इल्तुतमिश के संतान ही आगे सुल्तान बन पाए, वो दूसरा नहीं बन पाए। ऐसे ये खुद भूल गए कि ये खुद मेरिट को पसंद करते थे, तो क्यों ना मेरिट पे काम करें, लेकिन ये संतान के प्रति मोह इतनी जल्दी जाता नहीं है। दास्ता से मुक्ति, मोहम्मद गोरी ने 1206 में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से मुक्त किया था। अब मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन आता है, बार बार मैंने बताया था, दास्ता से जो मुक्ति है कुतुबुद्दीन ऐबक को तो मिली थी 1208 में, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इसके 2 साल पहले 1206 में मिल गई थी इल्तुतमिश को। वो बात दूसरी की इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना। कुतुबुद्दीन जिस समय शासक थे उस समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का था, इब बदायूं, समझ गए, ऐसे ध्यान रखना, इब ध्यान रखना, इब है, इब इलबारी तुर्क था, ये बारी से बदायूं आ गया, वैसे बदायूं, ऐसे, ठीक है, ये चीज है। अब ये खोखर कौन थे, ये जो अपने जो पंजाब वाला जो अपन प्रांत देखते हैं, खासतौर पे जो फजिल का जो एरिया है अपने पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान की तरफ, वहां पे ये समुदाय रहता था खोखर। तो इन खोखरों ने मोहम्मद गजनवी को भी बहुत लौटा था और गोरी को भी बहुत परेशान किया था। जैसे मोहम्मद गजनवी की टोटल 17 रेड हुई है भारत पे, ठीक है ना। तो जो सेकंड लास्ट रेड थी वो सोमनाथ पे हुई थी, फिर सोमनाथ से वो गजनी सोना लूट के ले जा रहा था। तो रास्ते में इन खोखरों ने पंजाब के पास फजिल्का वगैरह जो है अपने पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहां खोखरों ने गजनी का आधे से ज्यादा सोना लूट लिया। लेकिन गजनवी ने देखा अभी मैं इनके साथ अगर उलझ जाऊंगा तो जो थोड़ा बहुत सोना बचा है ना वो भी काम से जाएगा। तो गजनवी ने देखा कि यार अभी तो अपन चलते हैं, फिर अपन 1 साल बाद वापस आएंगे और इन खोखरों को ठिकाने लगाएंगे। तो सेकंड लास्ट रेड में सोमनाथ के समय तो रुका नहीं, पहुंचा, जितना बच रहा है वो भी सही है। फिर लास्ट रेड गजनवी ने करी थी इन खोखरों के खिलाफ में और फिर इन खोखरों को निश्चित नाबूद किया। तो क्वेश्चन भी आता है कि मोहम्मद गजनवी ने जो अपनी अंतिम रेड करी थी वो किसके अगेंस्ट करी थी, सोमनाथ के अगेंस्ट नहीं थी, सोमनाथ तो सेकंड लास्ट थी और लास्ट खोखरों के विरुद्ध थी, और ये वही खोखर है, ठीक है। तो खोखरों को दमन इतिहास ने दमन नहीं कर पाया गजनवी, फिर गौरी ने भी कोशिश किया। तो इन खोखरों के दमन में असाधारण योग्यता का परिचय दिया था किसने, इल्तुतमिश ने। इसी कारण से 1206 में इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिली। दास्ता से मुक्ति का ये होता है कि भाई जो और लोग साथी लोग थे उनकी नजर में उनका कद ऊंचा हो जाता है, तभी तो सुल्तान की योग्य बन पाए, ऐसे, ठीक है। जैसे किसी को आप सारे एमपीज हैं उसमें किसी को मंत्री बना दिया तो उसका एमपी का कद थोड़ा ऊपर हो गया, सभी एमपीज में किसी को प्रधानमंत्री बना दिया तो उसका कद और ऊपर हो गया, ऐसे, ठीक है। तो दास्ता से मुक्ति 1206, खास ध्यान जो देने वाले हैं दास्ता की मुक्ति में वो ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले दास्ता से मुक्ति मिली थी। ये क्वेश्चन ऐसा आता है घूम के, शासक बनने में कुतुबुद्दीन ऐबक पहले, दास्ता से मुक्ति में इल्तुतमिश पहले। टैलेंट था भाई, देखा खोखरों के साथ लड़ते हुए तो टैलेंट बेस्ड काम था गोरी के पास। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं खलीफा। 1229 में उसने बगदाद के अब्बासी खलीफा, बगदाद का अभी अपने इराक के अंदर बगदाद मेसोपोटामिया जिसको बोलते थे, अपन गुजर प्रत्यार जो भी समकालीन टॉपिक चल रहा है उसमें देखा था, बगदाद से अरब यात्री आया था, कौन कौन, अल मसूदी आया था बगदाद से। मैं वो याद करूं, मीर आल सोल्यूशन है सूरज के पास, तो अल से था अल मसूदी, जिसने गुजर प्रत्यारों को अल गुजर कहा, वो भी तो बगदाद से आया था। तो बगदाद ये मेसोपोटामिया है अपने इराक, लोकेशन देखो एक बार इसकी थी, टिग्रिस नदी के किनारे। वहां के अब्बासी खलीफा, खलीफा मैंने बता दिया कि मुस्लिम जगत में जो सर्वोच्च सत्ता है, धर्मगुरु है जो सर्वोच्च मुस्लिम जगत का, उसको खलीफा बोलते थे। और इस खलीफा को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने, ऐसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा से मान्यता का अधिकार प्राप्त किया। इससे क्या होता था, इसे रिकॉग्निजेशन आ गई, है ना। तो सुल्तान को उस खलीफा से अनुमति मिली हुई है, तो इसका मतलब जनता इस सुल्तान के अंदर विश्वास कर सकती है क्योंकि इसको खलीफा से अनुमति है। और फिर वो जो अनुमति जिस लेटर में मिलती थी वो रोज शाम को डेली प्रेयर होती थी, उसमें पढ़ाया जाता था, उसको बोलते थे खुतबा, ऐसा प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। नहीं तो जो मुस्लिम तुर्की से साथ आए थे सेना के, वो बगावत कर जाते कि तुम्हारे पास तो खलीफा की वही नहीं है, सील ही नहीं है, तो तुम्हें सुल्तान की उपाधि ही नहीं है, तो बगावत का बढ़ जाता चांसेस, बगावत के चांसेस। तो जनता बगावत नहीं करे, इस्लामिक जो जनसंख्या है जो मेरे साथ तुर्की से आई वो मेरे विश्वास करे, इसलिए खलीफा से रिकॉग्निशन जरूरी था। समझ के रखो कॉन्सेप्ट, अधिकार पत्र क्यों जरूरी था, और फिर रोज शाम को क्यों सुनाया जाता था खुतबे में, ठीक है। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में करा दिया, है ना, कि मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो अब मैं तुमको आदेश दे रहा हूं चुपचाप बैठ जाओ, तो बैठ जाओ क्योंकि मैं खलीफा की आवाज हूं। तो आपके ऑर्डर्स में दम आ गया, आपके साइन में दम आ गया, ऐसे आपकी आवाज में दम आ गया।
क्योंकि आपकी आवाज किसकी आवाज है? खलीफा की। और खलीफा कौन है? सर्वोच्च, इस्लामिक जगत की सर्वोच्च सत्ता, धार्मिक, है ना। ऐसे जैसे आज चर्च की स्थिति देख लो आप, पोप में, सॉरी क्रिश्चियनिटी में पोप की स्थिति देख लो, हम देख लो। जैसे दलाई लामा बुद्धिज्म में, शंकराचार्य हिंदू धर्म में, ऐसे इस्लामिक धर्म के अंदर खलीफा। आज नहीं, उस समय बात करें। साम्राज्य विस्तार, अब ये सारे बिंदु आप ध्यान रखते जाओ। वास्तविक संस्थापक, ये सब उसी का आंसर है। प्री में तो क्वेश्चन ही आ जाता है वास्तविक संस्थापक क्यों, और मेंस में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्यों, क्योंकि सारा याद रखना। ओके, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखने, ये फैक्ट ही आपको बताएंगे वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश क्यों है। फिर साम्राज्य विस्तार देखते हैं अपन ने, इसने कहा साम्राज्य विस्तार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का रक्षा याद करो, राजधानी दिल्ली है। अब देखो साम्राज्य विस्तार किया, बंगाल में गए 1230-31 में इल्तुतमिश बंगाल पे पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, है ना। जैसे याद करो अपन गुजर प्रतिहार पढ़ रहे थे, तो बंगाल को जीतने वाला, जिसने पाल लगाया वो बंगाल को जीतने वाला होगा कौन? महेंद्रपाल प्रथम, मतलब महेंद्रपाल, है ना। महेंद्रपाल एक ही हुआ, गुजर प्रथम नहीं लगेगा उसमें, महेंद्रपाल। ऐसी सबसे पहले वो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे पहले बंगाल को जीता? इल्तुतमिश। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो दक्षिण में गया, सबसे पहले जिसने बंगाल को जीता, ये सारे याद रखने अपन को। तो बंगाल को जीता है इल्तुतमिश ने, है ना। तो उत्तर भारत के मैदानों को अपन जीत रहे हैं, ठीक है। ऐसे है, जैसे मैंने बताया महेंद्रपाल ने पाल जीत लिया, फिर महेंद्रपाल ने महिपाल कहां चले गया? बागोला बिलेक त्रिपुरा तक, ठीक है। फिर भिलसा, है ना, भिलसा को जीता। ये भिलसा देखो, ये कहाँ है? ये अपने भिलसा हिमाचल प्रदेश के अंदर है भिलसा, ठीक है, कांगड़ा के पास वाले क्षेत्र में भिलसा। ओके, सॉरी ये भिलसा ना, ये गलत हो गया। भिलसा ये, एक मिनट, भिलसा है ना, भिलसा, भिलसा हिमाचल प्रदेश नहीं, ये अपने मध्य प्रदेश है, एमपी, ठीक है, एमपी। जो अपन एमपी के अंदर विदिशा देखते हैं ना, विदिशा, ये विदिशा का ही पुराना नाम है भिलसा, भिलसा विदिशा। विदिशा के अंदर ही अपने हीलियोडोरस का गुरुड स्तंभ, ठीक है ना, वैष्णव धर्म का प्राचीनतम आर्कोलॉजिकल साक्ष्य, है ना। वो तो अपन प्राचीन भारत में पढ़ते हैं, लेकिन ये भिलसा विदिशा का ही पुराना नाम है अपने भिलसा, ठीक है ना। भिलसा विदिशा चीज एक ही है एमपी के अंदर। विदिशा देखो एटलस के अंदर देखो तो और मजबूत होगा, उससे इल्तुतमिश का साम्राज्य बनेगा, ठीक है। तो भिलसा के एक प्राचीन हिंदू मंदिर को लूटा। फिर उज्जैन के महाकाल जैन मंदिर को, जैन मंदिर क्या, महाकाल के मंदिर को लूटा। महाकाल मृत्यु के देवता है कि नहीं, अपने कहां पे? उज्जैन, वर्ल्ड फेमस टेम्पल है तो उज्जैन का महाकाल मंदिर। तो एमपी के अंदर इसने दो जगह को जीता, एक तो भिलसा को जीता और दूसरा उज्जैन को जीता, उज्जैन के महाकाल मंदिर, और बंगाल को जीता। तो ये साम्राज्य विस्तार तो गया ना। देखो पूर्व में तो बंगाल तक चले गए, सीमा तक लास्ट। उसके बाद तो अपन देखते हैं कि ट्राइबल पहाड़ी क्षेत्र चालू हो जाते हैं, उत्तर पूर्व के 7 राज्य, चिकन नेक से आगे, चिकन कॉरिडोर से आगे, और दक्षिण में उज्जैन तक। उसके बाद तो विंध्याचल पर्वतमाला चालू हो जाती है। नर्मदा तक उत्तर भारत माना जाता है, तो उत्तर भारत को जीतने का प्रयास किया कि नहीं किया, देखो, ठीक है। फिर इसके समय विद्रोह हुआ इल्तुतमिश में, अवध में पृथु का विद्रोह हुआ। तो देखो अवध क्या है? अपने आप में फर्टाइल प्लेन्स, उत्तर भारतीय मैदानों का हिस्सा अवध। जो अपना पूर्वी यूपी है ना, इलाहाबाद वाला प्रदेश, उसको अवध बोलते थे, ठीक है। वहां पे पृथु का विजय हुआ, विद्रोह हुआ। तो पृथु ने क्या? पृथ्वी हिला दी। तो क्वेश्चन आता है कि पृथु का विद्रोह, पृथु नाम का सूबेदार था। जैसे भाई इल्तुतमिश भी तो खुद सूबेदार था बदायूं का, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो पृथु उस समय अवध का सूबेदार था, तो वहां पृथु का विद्रोह हुआ, ठीक है। तो पृथु ने पृथ्वी हिलाने की कोशिश करी, लेकिन फिर दमन कर दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं चंगेज खान से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और ये ऐसा एक घटनाक्रम था। एक तो क्वेश्चन तो बहुत आते हैं स्पेस में, आप क्वेश्चन दिखाऊंगा कि देखो सेम क्वेश्चन आया एलडीसी के अपने उसमें कांस्टेबल के एग्जाम में, और सेम क्वेश्चन उसी साल आया आईएएस प्री के अंदर। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा गहरा था, अपन चर्चा करेंगे उसमें, लेकिन फैक्ट दोनों में सेम थे। तो आप देख लो, आप कांस्टेबल के लिए भी ये चंगेज खान इल्तुतमिश के दौरान इंपॉर्टेंट, और एक आईपीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट। भाई आईएएस तो पुलिस में आईपीएस बनोगे, और कांस्टेबल से पुलिस में कांस्टेबल अपने एग्जाम से, है ना। देखो इसलिए किस श्रेणी के जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही फैक्ट से, आप अंदाजा लगाओ। क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखो पहले है क्या, ये चंगेज खान का घटनाक्रम सारा 1221 का, ठीक है। तो पहले तो ये जानो ये चंगेज खान था कौन, है ना। तो ये चंगेज खान कौन था? चंगेज खान ये एक मंगोल रूलर था। मंगोल से देखो निकलेगा मुगल, इसलिए इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। मुगल इस चंगेज खान के वंशज थे,
अपन देखेंगे बाबर एक तरफ इधर से था, एक तरफ अपन देखेंगे चगताई तुर्क की तरफ से कैसे था, है ना। तो मंगोलिया देखो आप, चीन का मैप देखो और उसके ऊपर मंगोलिया देखो, उलान बटोर राजधानी और उसके ऊपर रसिया है। एशिया महाद्वीप में अपन ने देखा था, तो जैसे यहाँ नीचे चीन, इसके ऊपर यहाँ मंगोलिया और ऊपर रूस है। तो वर्ल्ड के मैप में मंगोलिया को देखो एक बार पहले तो, ठीक है। तो मंगोलिया में शासक ये ट्राइब थी मंगोल, और उनका नेता था सबसे इंपॉर्टेंट नेता चंगेज खान, जिसने अपने साम्राज्य को फैलाने की बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। तो पहले तो ये समझ जाओ, चंगेज खान के ब्रैकेट में लिख लो मंगोल शासक, मंगोल ब्रैकेट में मंगोल लिख लो, मंगोल शासक था बस था। 1200 क्या हुआ देखो, 1221 में दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खान के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। खतरा उत्पन्न हुआ नहीं है, देखो आप, खतरा उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला मंगोल आक्रमण हुआ कब, वो तो बाद में होएगा, और खतरा कब उत्पन्न हुआ नहीं, काफी नजदीक आ गए थे, झेलम नदी तक आ गए, फिर पानीपत भी तक भी आ गए, लेकिन दिल्ली पे आक्रमण नहीं हुआ। इल्तुतमिश ने क्या समझदारी दिखाई वो अपन देखते हैं। तो आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था, आक्रमण नहीं हुआ, बड़ी चीज ये है समझने वाली, खतरा उत्पन्न हुआ था। वो हो गया था जब चंगेज खां ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मांगबरनी, ख्वारिज्म, ये ख्वारिज्म है ना, ये ख्वारिज्म कहाँ है, जिसे आज अपन सेंट्रल एशिया बोलते हैं, जिसके अंदर खास तौर पे किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आता है ना। तुर्कमेनिस्तान तुर्की की तरफ, भारत की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ है तजाकिस्तान। तो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जो है ना, वो है ख्वारिज्म साम्राज्य, ठीक है। तो क्या है, अब आप वर्ल्ड के नक्शे में देखोगे ना, तो देखो वर्ल्ड का नक्शा कैसे, इधर तो है ये चाइना, ठीक है, इधर ये अपने मंगोलिया, अब चाइना से जुड़ता हुआ है इधर अपने ये किर्गिस्तान और फिर तजाकिस्तान, फिर ये आ जाता है अफगानिस्तान, यह है किर्गिस्तान तजाकिस्तान, ठीक है। अब जैसे ये क्या, ये विद्रोही क्षेत्र है। अब जैसे अपन चाइना में भी देखते हैं, तो चाइना का ये जो पश्चिमी जो किनारा है, इधर किर्गिस्तान तजाकिस्तान की तरफ भी, इधर भी विद्रोह की स्थिति बनी रहती है कि नहीं। और उइगुर ट्राइब है इधर चाइना में, पश्चिमी चाइना में इधर उइगुर, जो कि विद्रोह करती है, ठीक है ना। तो ये विद्रोही है। तो इस चाइना पे उस समय पूरा चंगेज खान का कंट्रोल, ठीक है। तो चंगेज खान इस ट्राइब को, जिसको अपन यहाँ इस साम्राज्य, इन ट्राइब्स को, किर्गिस और तजाकिस को, इनके साम्राज्य को बोलते थे ख्वारिज्म, ख्वारिज्म। तो एक ख्वारिज्म को जीतने आया, क्योंकि ये विद्रोह करते थे भाई। आज ये उइगुर जो है, ये उइगुर इधर ही तरफ रहते हैं, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की तरफ। तो उइगुर जो विद्रोही समुदाय है चीन के अंदर, मुस्लिम समुदाय है, ये इनको सपोर्ट मिलता है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान का, है कि नहीं है। तो आज भी है, तो देखो पहले भी विद्रोही रहे, क्योंकि रिमोट एरिया है, ठीक है ना। तो चंगेज खान ने इनका जो राजा था जलालुद्दीन मांगबरनी, उसको हराने की कोशिश करी। तो जलालुद्दीन मांगबरनी चंगेज खान के डर से ख्वारिज्म से भागकर किधर, दिल्ली सल्तनत की तरफ आ गया और इल्तुतमिश से मदद मांगी कि मुझे शरण दो। अब इल्तुतमिश को इतना अच्छी तरह पता था कि चंगेज खान क्या चीज है, तो उसको अच्छी तरह पता था कि अगर इल्तुतमिश को अच्छी तरह पता था अगर जलालुद्दीन मांगबरनी को मैंने शरण दे दी ना दिल्ली सल्तनत में, तो गया ये साम्राज्य काम से, क्योंकि चंगेज खान बहुत बड़ी ताकत था, पूरी चाइना पे रूल करता था और बड़ी ख्याति उसकी उस समय पूरे विश्व में थी, ठीक है। अब आप बोलो सर उस समय क्या मीडिया, अरे सब थे मीडिया। जो शासक होता है वो अपने सारे आंख कान खुले रखता है, चाहे वो सो रहा हो चाहे कुछ ही कर रहा हो, समझ गए। तो इतना पता चल गया। तो अब ये जो ख्वारिज्म है, इनसे इल्तुतमिश के पहले पुराने संबंध भी रहे हुए, पारिवारिक संबंध। तो जलालुद्दीन मांगबरनी को सीधा मना भी नहीं कर सकता था कि शरण नहीं दूंगा, क्योंकि जलालुद्दीन मांगबरनी, ख्वारिज्म, तुर्कमेनिस्तान, ये सपोर्टिव थे गोरी के और गोरी की सेना के। तो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश अब डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता। तो इल्तुतमिश ने थोड़ा दिमाग लगाया कि उधर तो भाई जलालुद्दीन मांगबरनी का डिमांड आई, जलालुद्दीन मांगबरनी ने मांग करी, है ना, मांगबरनी ने मांग करी कि इल्तुतमिश मुझे शरण दो। तो इल्तुतमिश ने बोला देखो शरण तो मैं दे दूंगा, उसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं, चंगेज खान से मैं डरता भी नहीं हूं, मैं दे दूंगा, लेकिन जो दिल्ली की जलवायु है ना, वो अनुकूल नहीं है तुम्हारे। क्यों? क्योंकि देखो तुम रहते हो पहाड़ों पर, ठंड में, है कि नहीं है, और नॉनवेज खाने वाले, है कि नहीं, पहाड़ी प्रदेश पे तो। और दिल्ली जो है तुलनात्मक रूप से थोड़ा गर्म है, मैदानी प्रदेश के अंदर है, नॉनवेज यहाँ है नहीं, है कि नहीं, मैदानी प्रदेश है। तो यहाँ ये जलवायु जो है ना तुम्हारे अनुकूल नहीं है, बीमार हो जाओगे। चंगेज खान से मरोग नहीं मरो, लेकिन 5-6 दिन में डायरिया से तुम्हारी हो लेगी बल्ले बल्ले। तो जलालुद्दीन मांगबरनी को भी लगा अरे यार ऐसी बात है क्या, ठीक है मुझे नहीं आना दिल्ली, मैं वहीं फेस करता हूँ चंगेज खान को,
तो जलालुद्दीन मांगबंडी वहीं सतलज से वापस चला गया ऊपर, किधर, जहां से आए थे अपने घर, ख्वारिज्म। तो चंगेज खां, भाई चंगेज खां का तो टारगेट इल्तुतमिश थोड़ी था, चंगेज खां का टारगेट तो ये ख्वारिज्म का साम्राज्य शासक था जलालुद्दीन मांगबंडी। तो जलालुद्दीन मांगबंडी ने जैसे यू टर्न लिया सतलज से वापस ख्वारिज्म की तरफ, वैसे ही चंगेज खान ने भी यू टर्न ले लिया। तो जो खतरा उत्पन्न हुआ था वो खतरा ही रह गया चंगेज खान के आक्रमण का। कभी दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश के समय चंगेज खान का आक्रमण नहीं। तो इल्तुतमिश ने वो साम्राज्य देखो आराम शाह को हटा के है गौरी क्या सेना में लड़के जो पाया था, अगर चंगेज खान आक्रमण कर देता तो सब काम से जाते। तो उसको भेजा, वापस भेज दिया इल्तुतमिश ने, मांगबंडी को वापस भेजा और इनडायरेक्टली चंगेज खान को वापस भेज दिया। लेकिन इल्तुतमिश यहाँ एक चीज समझ गया कि साला ऐसे डर डर के ज्यादा दिन नहीं जी सकते अपन को अपनी सेना बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक प्रमुख जो प्रशासन है अपना, जिसके अंदर कोई सेना संभालेगा, कोई गृह संभालेगा, कोई विदेश संभालेगा, रिलेशन, वो अपन को गठन करना पड़ेगा। अदरवाइज दिल्ली सल्तनत को ज्यादा दिन तक मैं ऐसे मना कर करके कितने दिन तक सुन रहा हूँ। इल्तुतमिश को डर लगने लगा कि बाई चांस अगर मांग बरनी हाँ कर देता कि कोई बात नहीं, मुझे दिल्ली में मरना मंजूर है, चंगेज खां के हाथों मरना मंजूर नहीं है, तो फिर क्या हालत होती इल्तुतमिश की, बताओ आप मुझे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई थी इल्तुतमिश को। फिर देखो क्या है, तो यह क्या है, देखो 1221 में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण खतरा उत्पन्न हो गया जब चंगेज खां ख्वारिज्म के अंतिम शाह कौन जलालुद्दीन मांगबंडी का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया। सिंध तक पहुंच गया, तो सिंध को पार कर ली, सतलज नदी के मुहाने हुआ, लेकिन सिंध तक पहुंच गया था। आप सिंध ध्यान रखो, ठीक है, सिंधु नदी। जलालुद्दीन मांगबंडी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, आने दो, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य को बचा लिया। तुर्की साम्राज्य दिल्ली सल्तनत नवोदित, अभी तो कली थी, कली तो अभी कली भी नहीं बनी थी पूरी, कुसुम बनना तो बहुत दूर की बात है, अभी फूल। तो इल्तुतमिश ने दिमाग से काम लिया, ऐसे समझ गए, ये चीज है। तो चंगेज खान का आक्रमण बहुत ध्यान रखना है। अब इससे लेकिन सीख मिल गई थी कि वफादारों को अपन को एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में एक छोटी इकाई बनानी है, उसको बोलते हैं अपन तुर्कान ए चहलगानी। क्या बोलेंगे, तुर्कान ए चहलगानी। तो तुर्कान तो क्या है भाई, तुर्की के ये लोग थे जो भी इसमें सदस्य बने, ओरिजिन उनका तुर्की से था, इंडियन ओरिजिन नहीं थे वो, तो तुर्कान तो ये पड़ेगा। चहलगानी का मतलब होता है 40, है ना, जैसे अपन बोलते हैं तूफानी चालीसा, रोरिंग 40s, है कि नहीं, अक्षांश है, जोग्राफी में पढ़ी है, गरजती चालीसा है, रोरिंग 40s, तूफानी चालीसा बोलते हैं जिसको। तो ऐसे ही है क्या आपने तुर्कान है चहलगानी, तो चहल का मतलब है 40, ठीक है, 40। तो 40 तुर्क अमीरों का ये एक गुट था, है ना, मतलब जो मोस्ट टैलेंटेड आदमी इल्तुतमिश को लगते थे 40 लोग, उन लोगों का एक इसने कोर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बनाया, कोर कमेटी बनाई कि कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो ये 40 लोग से अपन मिल के लेंगे, और ये इन 40 को अलग अलग दायित्व इल्तुतमिश ने दे दिए। तुम ये देखोगे, तुम विदेश देखोगे, तुम गृह देखोगे, तुम आंतरिक सुरक्षा देखोगे, तुम इधर बदायूं को देखोगे, तुम अवध को देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे, ऐसे पूरा। कहने का मतलब एक मंत्रिमंडल बना लिया इसने, कैबिनेट मंत्री 40, ठीक है। क्या था, देखो विरोधी सरदारों को परास्त करने, विरोधी सरदार कौन, अभी देखा था अवध में पृथ्वी ने विद्रोह कर दिया, अरे अवध तो अपने अनाज की पेटी है, ऐसे विद्रोह करने लगे तो फिर तो हो गया काम। विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों, अमीर का मतलब होता है सरदार, है ना, अमीर का मतलब सरदारों को एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान चहलगानी या 40 अमीरों का समूह कहा जाता था, है ना। मैं बता रहा हूं बार बार क्यों इसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, तो काम देख लो ना यार। फिर क्वेश्चन ये आता है तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया। फिर अपन थोड़ी समय बाद देखेंगे बलबन इसको खत्म कर देगा, ये क्योंकि सेंटर ऑफ पावर बन जाएगा इसलिए, ठीक है। तो तुर्कान चहलगानी का गठन किया इल्तुतमिश ने। उस क्वेश्चन का आंसर लिखना आपको, वाई इल्तुतमिश इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। देख लो, प्रशासन चंगेज खान से बचाया है कि नहीं है, प्रशासन को मजबूत किया। अब फिर अभी पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, अभी खत्म थोड़ी हुई है। साम्राज्य को जीत लिया भैया, साम्राज्य धीरे धीरे फैल रहा है, बहुत साम्राज्य धीरे धीरे बहुत फैल रहा है अपना। कैसे, साहब अपन ने बंगाल जीत लिया 1230 में, साहब अपन ने बिलसा को जीत लिया, साहब अपन ने उज्जैन को जीत लिया। तो यार दूर दूर तक जीत तो लिया, जीतना आसान है, लेकिन जीतने के बाद उसमें शांति बनाए रखना, अपना कंट्रोल बनाए रखना, वो है असली चुनौती। तो भाई जीतना तो एक पल भर का काम होता है, लेकिन फिर रोज रोज आपको शांति बनाए रखना वहां पे। तो इसका मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां रहना चाहिए, अपना प्रतिनिधि या अपना गवर्नर वहां एक रहना चाहिए, जिससे कि वो प्रांत अपने कंट्रोल में बना रहे, वहां से सूचना मिलती रहे। तो इसलिए क्या है, प्रांतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है इसने,
है ना, जिनको आज जैसे अपन राज्य बोलते हैं, भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ऐसे उस समय इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। इन टुकड़ों को बोलते थे इख्ते, ई कहते इख्ते। ठीक है, जो मुगल इंडिया में बन जाएंगे मनसब, मतलब मनसब तो रैंक थी, लेकिन वहां भूमि दी जाती थी जिसको जागीर भूमि बोलते थे। ठीक है, तो छोटे साम्राज्य को छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों में बांटा, लैंड के टुकड़े थे ये साम्राज्य के, है ना, इनको बोलते थे इक्ते, IQTA, इक्ते, इक्तों में बांट दिया। और इस इक्ते का जो हेड होता था इसको बोलते थे इक्तेदार, रिश्तेदार नहीं, इक्तेदार, IQTADAR, इक्ते का हेड इक्तेदार हो गया, समझ गए। और इक्ते क्या थे, अपने साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा बेहतर प्रशासन के लिए, है ना, ऐसे जैसे विद्रोह दमन नहीं हो, ऐसे विद्रोह का दमन हो, मतलब विद्रोह नहीं हो, विद्रोह का दमन कर पाए अपन, जैसे अवध में किया ना पृथु ने विद्रोह, वैसे नहीं हो बार बार। तो हर एक गलती से इल्तुतमिश सीख लेता था, पृथु विद्रोह नहीं करे, तुर्कानी चहलगानी, ठीक है ना, और तुर्कानी चहलगानी का गठन किया, साम्राज्य को बांटा टुकड़ों में, और भूमि के टुकड़े इक्तेदार, इक्ता व्यवस्था, है ना, इक्ता सिस्टम, समझ गए। ये अपन मुगल इंडिया जब पढ़ेंगे तो यही बन जाएगा जागीरदारी सिस्टम, जागीर। ठीक है, ये हो गया। तो एक मिनट, सॉरी, इक्ता प्रथा क्या थी उसको अपन देख लें एक बार। उसने मतलब इल्तुतमिश ने, उसने इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। इल्तुतमिश ने इक्ता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने तथा राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के साधन के रूप में, दूरस्थ भागों को, रिमोट एरियाज, बंगाल, विदिशा, उज्जैन, है कि नहीं ऐसे। भाई पहले क्या था, मैंने आपको बताया था जब अपने समकालीन शक्तियां देखी थी फर्स्ट मिडावल इंडिया की फर्स्ट क्लास में, मिडावल स्तर की, तो मैंने बताया था ए की बैटरी डिश होगी तो बी की भी डिश होगी तो सी, है ना, गुजर प्रतिहार जब डिश हो गए तो उनके जो सामंत थे चौहान वो आ गए सीन में, ऐसे, है ना, मतलब हर्षवर्धन की शक्ति क्षीण हुई तो उसके सामंत गुजर प्रतिहार आ गए सीन में, गुजर प्रतिहारों की शक्ति क्षीण हुई तो कौन आ गया सीन के अंदर, चौहान आ गए, ऐसे। तो ये था सामंती सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खासतौर पर इससे चिढ़ थी, यार सामंती व्यवस्था तो ऐसे खत्म, मतलब साम्राज्य को खत्म कर देंगे, ए को हटाकर बी आ जाता, बी को हटाकर सी आ जाता, सी को डी आ जाता, जैसे बी की डिश बैटरी डिश हुई सी आ गया, सी की डिश हुई डी आ गया। तो इल्तुतमिश ने देखा है इस पर स्थायी समाधान के लिए अपन इक्ता व्यवस्था को शुरू करते हैं। तो ये थी इक्ता व्यवस्था, लेकिन एक तरह से सामंती व्यवस्था ही थी, लेकिन नाम नया था, मतलब यूं समझ लो नई बोतल में पुरानी शराब थी। तो अपन को इक्तेदारी व्यवस्था ध्यान रखनी, तो जिसे पूर्व मध्यकाल में अपन क्या बोलते हैं, इक्तेदारी बोलते हैं। पूर्व मध्यकाल में जैसे इक्तेदारी प्रथा, सॉरी, पूर्व मध्यकाल में अपने जैसे चौहान शासक गुजर प्रतिहार चौहान के समय जिसे सामंतवाद बोला जाता था, उसे ही दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था बोलते हैं, और उसे ही मुगल इंडिया में जागीरदारी व्यवस्था बोलते हैं। ये याद रखना अपने को, लिख लेना साइड में, ठीक है। फिर है ना, तो ये नाम अपन को ध्यान रखने हैं। फिर अपन देखते हैं कला के क्षेत्र में उसने क्या योगदान दिया इल्तुतमिश ने। उसने मीन आजुज सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। जैसे अपन ने देखा था कुतुबुद्दीन ने हसन निजामी और फकरे मुदब्बिर को दिया था, एच से हसन निजामी, एफ से फकरे मुदब्बिर, ऐसे ही इल्तुतमिश ने किसे दिया, मीन आजुज सिराज, है ना, मीन आजुज सिराज, और दूसरा मलिक ताजुद्दीन, है ना। ये मीन आजुज सिराज ने ही लाख बख्श कहा था, अपने देखा है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऐसे। तो मीन आजुज सिराज बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है, अपन देखेंगे आगे इसके टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा, है ना, नाम आएगा मीन आजुज सिराज और मलिक ताजुद्दीन, दोनों एमए में, मीन आजुज सिराज और मलिक ताजुद्दीन, ऐसे, है ना। इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक वाले कौन थे, अपने हसन निजामी और फखर मुदब्बिर, HF थे वो। तो जो अच्छे स्टूडेंट है ना, जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इनकी टेबल बनाते चलो कि दरबारी साहित्यकार या दरबारी कवि कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे लिख लो कौन, छोटी छोटी माइक्रो टेबल डेडिकेटेड, है ना। तो उसमें क्या लिख लो, अपने कुतुबुद्दीन में हसन निजामी, फखर मुदब्बिर, इल्तुतमिश में अपन क्या लिखेंगे, अपने मीन आजुज सिराज, ऐसे, मलिक ताजुद्दीन, इन दोनों के नाम, ठीक है ना। तो मेरे पास तो बनी हुई है टेबल, आप भी तो खुद छोटी छोटी बनाओ, फिर अपन जब ये पूरे GKTSL पढ़ लेंगे उसके बाद वो टेबल दिखाऊंगा मैं आपको। फिर राजधानी, क्या उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया, लाहौर से दिल्ली लिया है। मैप में देखा ही आपने, सारे मैप में आपने देखा ही, आपने पेशावर लगाया, आपने इस्लामाबाद लगाया, आपने मुल्तान लगाया, आपने कराची लगाया। सिर्फ गिनती के 3-4 स्टूडेंट ने मुझे भेजा, मत भेजो, अभी एग्जाम होने दो, उसके बाद आप अपने आप भेजने लग जाओगे।
ठीक है ना। मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे पता नहीं कि कराची का है, मुल्तान का है, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, मुझे तो पता है। लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरे कहने से आप एक बार देखो तो शायद स्टूडेंट को कुछ फायदा हो। अब नहीं देखा तो मेरा तो क्या बिगड़ा, मैं तो वापस आपके सामने और मैं तो ऐसे ही आता रहूंगा दुगने जोश के साथ। अब फर्क आप पे पड़ेगा कि भाई जब रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो जोश कितना मेंटेन रख पाते हो। कहना नहीं मानो तो मैं क्या करूं। समझ गए। तो लाहौर और दिल्ली, मतलब लाहौर से दिल्ली लिया राजधानी इसलिए सुल्तान। फिर नेक्स्ट देखो और काम, मुद्रा में सुधार। कुतुबुद्दीन ऐबक तो देखो कोई मुद्रा में हाथ नहीं डाला था, इसने मुद्रा में सुधार किए कि दिल्ली सल्तनत के जो सबसे प्रमुख दो सिक्के हैं, क्या, एक तो है टंका और दूसरा है जीतल, है ना। टंका जो है ना, टंका, टंका पानी का टंका नहीं है ये है टंका। और एक तो है टंका और दूसरा है जीतल, ठीक है। टंका होता था सिल्वर चांदी का और जीतल होता था तांबे का। याद कैसे रहेगा, तय से ये जीतल तय आ रहा है जीतल में और तय से तांबा आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो सिल्वर महंगा होता है, तांबा सस्ता होता है, अपने को पता है अच्छी तरह। समझ गए। तो यूं समझ लो ये रुपया था और ये पैसा था, ऐसा, ठीक है। तो और फिर आपने जानते हैं 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। भाई ज्यादा का मूल्य ज्यादा होता है, ये इसके अंदर कंपेटिव जीतल का मूल्य कम क्योंकि धातु सस्ती। और इनका कन्वर्जन रेशियो क्या था कि एक टंके के अंदर, एक टंके में 48 जीतल होते थे। जैसे अपन देखते हैं 1 रुपए में 100 पैसे, ऐसे ही एक टंके के अंदर 48 जीतल होते थे। भाई टंका सिल्वर का तो ज्यादा थी उसकी वैल्यू और जीतल कम कॉपर का था, इसलिए तो एक टंका बराबर 48 जीतल। एक कन्वर्जन पूछा गया है, मतलब एक टंके में कितने। तो ये दो तरह से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है यहाँ। टंका और जीतल नाम के सिक्के थे, ये किसने चलाए, ये इल्तुतमिश ने चलाए। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मुद्रा संबंधी सुधार किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। टंका किस धातु का था, चांदी का था। जीतल तांबे का, तय जीतल तय तांबा। एक टंके में कितने जीतल थे, 48 जीतल थे। तो ये 5-6 क्वेश्चन है मुद्रा संबंधी, ठीक है ना। ये वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। अब जो अरबी सिक्के कौन कौन से, शुद्ध अरबी से मतलब जो अरब वर्ल्ड के अंदर जैसे चलते थे, बगदाद में जैसे चलते थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के कौन से, चांदी का तो टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किए थे। देखो मौद्रिक सुधार की, ऐसे थोड़ी बन गया यार वास्तविक संस्थापक। अब देखो ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स है ना, वास्तविक संस्थापक बार बार पता है कितनी बार बोल देगा वास्तविक संस्थापक। ये सारी चीजें प्री की तो दृष्टि से, सारी ये मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चाहे वारिस में दो उसमें आता क्वेश्चन, चाहे आईएएस में दो हिस्ट्री ऑप्शनल से, ठीक है ना। आपको हिस्ट्री ऑप्शनल से एग्जाम देना यूपीएससी अगर आप एस्पायर कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन उसमें, और इनके अलावा कुछ नहीं है नए फैक्ट वहां मेंस में भी। क्वेश्चन ये आएगा, व्हाई इल्तुतमिश नोन एज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। सारे क्वेश्चन उसमें मॉनिटरी सुधारी लिखने पड़ेगी, एकता व्यवस्था लिखना पड़ेगी, तुर्कानी चलेगा नहीं लिखनी पड़ेगी। बताऊंगा क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू करी। जैसे दिल्ली में टकसाल बनाई तो जिससे पता चलेगी हाँ भाई ये ओरिजिनल सिक्का है, ये ऐसे नहीं कि किसी ने घर में ही छाप दिया हो ऐसे। तो सिक्के की प्योरिटी में भी ध्यान रखना जरूरी है। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों नहीं चलाया कोई सिक्का, क्योंकि उसे पता था इसमें प्रशासन चाहिए, धातु चाहिए, अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हर कोई नोट छाप लेगा ऐसे। फिर ग्वालियर की विजय के बाद, ग्वालियर जैसे जो अपन देखते हैं अपन उज्जैन, बिलसा, विदिशा के पास, ग्वालियर को भी जीता। ग्वालियर के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था। तो देख लो सिक्कों संबंधी सुधार, ताकि उनमें रिफॉर्म्स हो चुके हैं, होते रहे। अभी भी देखो मुद्रा को इंटैक्ट रखना बहुत मुश्किल है। 2000 का नोट वापस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, सरकार कह रही है चलो कि अब जरूरत नहीं है, लेकिन असली समस्या तो उसके जाली की है। ऐसे आरबीआई ले रहा है ना वापस ऐसे। 1 अप्रैल 1935 के अधिनियम से बना है, 1 अप्रैल 1935 आपने आरबीआई, ठीक है। समझ ये चीज है। तो ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने पुत्र रजिया का नाम सिक्कों पर रखवाया है ना। तो ये क्वेश्चन है, ग्वालियर विजय के बाद रजिया का नाम किस पे, सिक्कों पर अंकित कराया। ओके, तो ये हो गया, रजिया का नाम पुत्री का नाम सिक्कों पर लिखवाया, मतलब इसने अपना अगला उत्तराधिकारी डिसाइड कर लिया था ग्वालियर विजय के बाद ही, ठीक है। ग्वालियर विजय के बाद शासक कौन बनेगा, मतलब अगला, तो जिसका नाम लिखवाया वही बननी है। तो मैंने बताया था इल्तुतमिश ने क्या अपना जो ये राजत्व का जो सिद्धांत था उसके तहत क्या दिया, वंशानुगत बना दिया। तो देखो बेटी को अगला उत्तराधिकारी बना रहे कि नहीं बना रहे ऐसे। उस समय में बेटी, आप देखो ये क्या है, ये इल्तुतमिश काल अपन 1210 देख रहे हैं। तो आज के करीबन 2000 साल पहले, आज ही नहीं सहन हो रही महिला, आज ही देखो महिलाओं के आरक्षण दें, अपन सीट रिजर्व कर रहे हैं, एग्जाम्स में अलग से व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर उनका प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की बात चल रही है, राजनीतिक आरक्षण नहीं दे पा रहे। और उस समय
राजा ने सोचा कि मेरी बेटी रानी बनेगी, मतलब सुल्तान सल्तनत की सुल्तान बनेगी। देखो आप, है ना ये। तो ग्वालियर विजय के बाद में इल्तुतमिश ने तो मन बना लिया था, लेकिन देखो हुआ कुछ और ही। क्या हुआ देखो, उसने अपने उत्तराधिकारी, मतलब उसने मतलब इल्तुतमिश, उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया। ज्येष्ठ पुत्र को, क्योंकि सामान्य प्रथा एक ही बार अभी देखा था अपने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आराम शाह को बनाया था अपने सबसे बड़े बेटे को, तो इसने उसको तोड़ दिया। और किसको बनाएंगे भाई, बेटे को भी बना सकता हूं, जरूरी नहीं है, जबकि इल्तुतमिश की बेटा भी था रुकनुद्दीन, है ना, लेकिन उसने तो डिसाइड कर लिया था ग्वालियर विजय के बाद ही कि मेरी बेटी में ज्यादा दम है, बेटे में दम नहीं है। रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा ही था, तो इल्तुतमिश ने डिसाइड करा था कि मैं रजिया को बनाऊंगा, ठीक है, और सिक्कों पे नाम भी लगवा दिया। तो क्या था, उसने तो डिसाइड कर लिया, सामान्य प्रथा को तोड़कर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, डिसाइड कर लिया है ना कि मेरे बाद ये बनेगी। लेकिन ग्वालियर से वापस आने पर इल्तुतमिश, मतलब लेकिन क्या, मतलब ग्वालियर से वापस इल्तुतमिश रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित करवा दिया, जैसे अपन देखा। तो कहने का मतलब इल्तुतमिश ने तो पूरा मन बना लिया था, ठीक है। ग्वालियर विजय में इल्तुतमिश की मृत्यु नहीं हुई थी, जिंदा है। जिंदा जिंदे जीते उसने घोषणा कर दी थी कि भाई मेरे बाद अगला उत्तराधिकारी मेरे पुत्र की जगह मेरी बेटी होगी, और सिक्कों पे उसका नाम लिखवा दिया ग्वालियर विजय के बाद, किसका, रजिया का। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। भाई कैसे सहन कर ले तुर्कानी चहलगानी के 40 अमीर की कोई महिला आके हमें डिसीजन देगी, बैठ जाओ चुपचाप। आज नहीं सहन हो सकता। आज भी इस्लामिक जगत में देखो आप, पर्दा प्रथा, अपने तो भारत में कुछ नहीं है, एक बार देखो अफगानिस्तान की वीडियो आप, क्या हालत है वहां महिलाओं की, है ना। यूएनओ ने खुद संज्ञान लिया है इसमें। तो नो डाउट धीरे धीरे स्थिति बदल रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना उसमें बाकी है। यूसुफ मलाला जो है, अपने यूसुफ मलाला आजाई, है ना, एक बार उनके लेख वगैरह देखो, क्यों पाकिस्तान उन्होंने छोड़ा, क्यों लंदन में रहती हैं, शांति का नोबेल मिला हुआ उनको, बलूचिस्तान से रहने वाले, ऐसे यूसुफ मलाला जाइए, पढ़ो सही, देखो तो सही एक बार, है ना। तो उस समय कैसे वो तुर्काने चहलगानी के 40 अमीर सहन कर लेंगे। तो उन्होंने देखा कि ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने जीते जी घोषणा कर दी, एक बार इल्तुतमिश को मरने तो दो यार, रजिया को एक बार गद्दी पे बैठे तो देख लेंगे अपन, ऐसे, ठीक है। तो क्या किया, जैसे मृत्यु हुई तो रजिया का डिसाइडेड था, तो रजिया बैठने वाली थी, लेकिन रुकनुद्दीन को गद्दी पे बैठा दिया। तो इल्तुतमिश के बाद शासक अभी बनना तय नहीं हुआ था, रजिया का तय था, लेकिन रुकनुद्दीन को बैठा दिया, किसने, तुर्क अमीरों ने। तुर्क अमीर कौन से, ये वही तुर्कान चहलगानी 40, ये अमीर धीरे धीरे भी शक्तिशाली बन रहे हैं ना, तुर्कान चहलगानी ऐसे शक्तिशाली बन रहे हैं धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो किंतु उसकी मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। तो अगला सुल्तान कौन बन गया साहब, अगला सुल्तान रुकनुद्दीन बन गया साहब, बनी गया इल्तुतमिश की इच्छा के विरुद्ध, समझ गए। अब देखो आगे, बन गए साहब। अब देखो आगे क्या, रुकनुद्दीन के समय, रुकनुद्दीन सुल्तान बन गया। रुकनुद्दीन के समय उसकी माँ शाह तुर्कान, मतलब इल्तुतमिश की वाइफ, है ना, इल्तुतमिश शाह तुर्कान के संतान कौन कौन हो गए, रुकनुद्दीन हो गए और रजिया हो गई। शाह तुर्कान के हाथों में वास्तविक सत्ता थी, जो कि अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिलाई थी। इसे, मतलब किसे, शाह तुर्कान को जन समूह द्वारा अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया गया। बहुत बड़ी बात है ये, महिला बन रही है रजिया, और रजिया को भी कौन बना रहा है, जनता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जन समूह द्वारा। भाई जनता चाहती थी किसको, रजिया को। क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश ने घोषणा कर दी थी भैया सिक्के चला देख रहे हैं रजिया के, तो कैसे स्वीकार कर ले हम रुकनुद्दीन को। रुकनुद्दीन को तो अमीर तुर्कों ने बनाया था, तो फिर हमें रुकनुद्दीन की बल्ले बल्ले नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि उसकी माई उसके आड़े आ गई शाह तुर्कान, करप्शन फैल गया, जनता से दुर्व्यवहार कर रहे हो। तो जनता ने देखा यार इल्तुतमिश सही कह के गया था, इल्तुतमिश पहचान गया था कि इस रुकनुद्दीन के अंदर कोई दम नहीं है, ये नहीं रुकेगा सुल्तान की गद्दी पे, नहीं रुक सकता, है ना, ऐसे। तो जनसमूह ने रुकनुद्दीन को किया साइड में और रजिया को अगला सुल्तान घोषित किया। अब मुझे बताओ, रजिया को सुल्तान किसने बनाया। भाई इल्तुतमिश तो बना के गया था, लेकिन अमीरों ने तो नहीं बनाया ना, फिर किसने बनाया, जनता ने बनाया। तो ये एकमात्र उदाहरण है पूरे मुगल, मतलब अपने मिडिवल इंडिया के अंदर, डिसीजन मुगल में, जिसमें कि जनता ने ऐसा डिसीजन लिया था, ठीक है। तो देखना अपने को, अब एकमात्र महिला शासक है तो रजिया, इस बात कोई हुई नहीं, आज तक ही नहीं हुई, देख लो, है कि नहीं, मतलब आज तक इन द सेंस की पूरे हिस्ट्री में, जैसे अपन जैसे देखते हैं पीएम के रूप में तो इंदिरा गांधी हुई, राष्ट्रपति के रूप में अपन देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू, ऐसा।
ठीक है। इसने जनसमूह को अपदस्थ कर इसे इसे मतलब शाह तुर्कान को जनसमूह द्वारा अपदस्थ कर सुल्तान बनाया, रजिया को सुल्तान बनाया गया। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की सुल्तानी उत्तराधिकार के पक्ष पर स्वयं निर्णय लिया और रजिया के राज्यों को दिल्ली में सेना, जनता और अधिकारियों का सहयोग मिला। सेना का मिला, जनता का मिला, अधिकारियों को मिला, है ना। लेकिन अमीर इससे थोड़े नाराज ही रहे। अमीरों ने देखा यार ठीक, अब जनता बोल रही थी बनाते, अमीर मतलब वो तुर्कानी चैलगानी। लेकिन तुर्कानी चैलगानी के सभी अमीर हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कब रजिया से कोई गलती हो, कब इसको मौत की घाट उतारे और कब अगले किसी भी पुरुष, योग्य पुरुष को सुल्तान बनाए। क्योंकि महिला डाइजेस्ट आज ही नहीं हो सकती तो उस समय कैसे होगी शासक के रूप में, मुझे बताओ आप। ऐसे वो 2000 साल मध्यकालीन समय ऐसे, है ना। कथन देखो, एक निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा को सिर्फ एक दिमागी खाका दिया था, है ना। ऐबक ने बोला ठीक है यहाँ रहो लाहौर और काम करेंगे धीरे धीरे। लेकिन इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति और एक दिशा दी, एक शासन व्यवस्था दी। शासन व्यवस्था में देख रहे हैं ना अपन, तुर्कानी चैलगानी दिया, मुद्रा दी, कैपिटल दी, दिल्ली सुल्तान की उपाधि दी, ऐसे, है ना। तो शासन व्यवस्था को एक शासक वर्ग प्रदान किया, शासक वर्ग हो गया ना पूरा तुर्कानी चैलगानी। तो ऐसे है इल्तुतमिश क्या, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो ये इल्तुतमिश से संबंधित अपने खास खास बातें थी। इसके बाद है अपने रजिया, ठीक है ना, ये रजिया। फिर नेक्स्ट सुल्तान अपने रजिया सुल्तान अपन पढ़ेंगे। 1236 से 40 काल था, इल्तुतमिश का काल है 1210 से 36, ठीक है। ये अपने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। 1210 से 36 तुर्क वंश का शासक, इलबारी तुर्क सूबेदार था, बदायूं का। वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, अपने सारा आगे देखा, ये धीरे धीरे देखेंगे। मेन तो देखते देखो, वंशानुगत, पद को वंशानुगत कर दिया। दास्ता से मुक्ति 2006 में बगदादी खलीफा से इन्होंने अनुमति प्रदान करी, सुल्तान उपाधि ली, ठीक है ना। साम्राज्य विस्तार बंगाल में किया, विदिशा में किया और उज्जैन में किया, ग्वालियर में भी किया। देखो मालवा के अंदर सारा मालवा में ही है अपने, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर। विद्रोह, पिरतु का विद्रोह हुआ। फिर चंगेज खां अटैक करने वाले थे 1221 में, लेकिन चंगेज खां का असली टारगेट था जलालुद्दीन मांगबरी, ख्वारिज्म साम्राज्य। जलालुद्दीन मांगबरनी की मांग पूरी नहीं करी, तरीके से रास्ता निकाला और नवोदित तुर्की साम्राज्य को बचा लिया नष्ट होने से। तुर्कान ने चैलगानी का गठन किया, एकता प्रथा चलाई, देखो साहित्यकारों को शरण दी, राजधानी बनाई लाहौर से दिल्ली, मुद्रा में सुधार किए, चांदी का टंका और अपने तांबे का जीतल, एक टंके में 48 जीतल, ठीक है ना। और अपनी पुत्री को, योग्य पुत्री को, पुत्र के मुंह में नहीं फंसाइए, देख लो, है ना, पुत्र के मुंह में नहीं फंसा और अपनी योग्य पुत्र को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो इसलिए इल्तुतमिश क्या है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली, वास्तविक संस्थापक। तो सोचो अब आप इल्तुतमिश में दिमाग में क्या चल रही होगी कि कैसे तो आराम शाह को हटा के खुद शासक बना। क्यों, क्योंकि मन में एक वो था कि नहीं दिल्ली को चलाना है, और जाते जाते अपनी योग्य बेटी को बना के गया। अगर पुत्र का मुंह होता तो पुत्र रुकनुद्दीन को बनाता ना अगला सुल्तान, नहीं, उसने तो घोषणा कर दी थी कि रजिया ही बनेगी, वो तो तुर्कानी चैलगानी ने नहीं चलने दी। तो सोचो इल्तुतमिश कितना एक मतलब लगाव था दिल्ली सल्तनत से, कितना लगाव था कि हाँ मुझे यार यहाँ सफल होना है दिल्ली के अंदर, असफल नहीं होना। उसके इरादे ही देखो ना, एकता प्रथा चला रहा है, तुर्कानी चैलगानी, कैपिटल ले आया, खलीफा से रिकॉग्निशन ले ली, सिक्के चला दिए, और क्या चाहिए मुझे बताओ। साहित्यकारों को भी शरण दी, दी नहीं दी, किसको, एम मीना, सिराज और मलिक ताजुद्दीन को दी ना। और कुतुब मीनार अपन पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के समय तक 4 मीनारें बन गई थी कुतुब मीनार, मतलब 4 मंजिलें बन गई थी। पहली नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और दूसरी, तीसरी, चौथी जो मंजिल है वो बनाई थी इल्तुतमिश ने। तो देखो वास्तुकला में इसमें आप नीचे लिख लेना, कुतुब मीनार की पहली 4 मीनारों के अंदर, कुतुब मीनार की पहली 4 मंजिलों में 2-3 है, 3 है वो इल्तुतमिश ने बनाई। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर 2, 3 और 4 जो है वो इल्तुतमिश की बनाई। तो कुतुब मीनार में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे है। तो ये अपने इल्तुतमिश के बारे में था, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है ना। क्वेश्चन इसके देखते रहो और बाकी अपन सार्थक फैक्ट्स के रूप में इनकी क्वेश्चन और देखेंगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं रजिया। ओके।